यह वीडियो केवल सामान्य जानकारी के लिए है। कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। अगर कोई वीडियो देखकर दवा लेता है तो वह खुद जिम्मेदार होगा। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे सांप के काटने का बेस्ट इलाज के बारे में। ठीक है, आजकल जो मौसम चल रहा है, जो मानसून का मौसम जिसको बोलते हैं अपन, जो बारिश का मौसम है, उसके अंदर आप देखते हो कि सांप जो रहते हैं या फिर जैसे इसी प्रजाति के जो कुछ जीव हैं वो बहुत ज़्यादा बाहर घूमते रहते हैं। ठीक है, इसमें सांप के काटने वाले केसेज इस समय जो ये मौसम चल रहा है जिसको चौमासा बोलते हैं, बारिश का जो मौसम है, इसमें सांप काटने के केसेज बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट उनको दिया जाता है, कैसे सांप काटने के बाद में पेशेंट को कैसे मैनेज किया जाता है, उसके बारे में अपन स्टेप बाय स्टेप आज कंप्लीट ट्रीटमेंट के बारे में आज यहाँ पर अपन देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे अगर किसी को सांप काट जाएगा तो उसके बाद में आपको क्या करना है, रीएश्योरेंस टू द पेशेंट। पेशेंट को आश्वासन देना है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसको घबराहट नहीं होने देनी, उसको पैनिक अटैक नहीं आने देना, कहीं वो टेंशन में चला जाए। अगर टेंशन से भी कई बार क्या होता है, पेशेंट को ज़्यादा सीवियरिटी हो जाती है बेवजह से, तो पेशेंट को आश्वासन देना है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, उसको पैनिक अटैक नहीं आने देना। उसके बाद में इमोबिलाइज द लिम्ब। ठीक है, अब जैसे किसी हाथ में या पैर में अगर कहीं पे उसने बाइट कर दिया है तो आप उसको मूवमेंट नहीं होने देंगे। ठीक है, क्योंकि हाथ का मूवमेंट ज़्यादा होगा तो उसमें जो सर्कुलेशन है वो बढ़ जाएगा और वहाँ पे जो पॉइजन है वो जल्दी फैलेगा, इसलिए उसको हिलने डुलने नहीं देना है हाथ को। तो आप ऐसे करके उसको ऐसे बांध सकते हैं, जैसे आपके पास अगर कोई लकड़ी है तो आप उससे बांध सकते हैं। ठीक है, तो आप अगर पैर में काटा है तो इस तरीके से आप उसको बांध सकते हैं, मतलब आपको जैसे हाथ या पैर को उसको हिलने डुलने बिल्कुल भी नहीं देना है। उसके बाद में कॉल फॉर द इमरजेंसी, आपको एम्बुलेंस को कॉल करना है ताकि उसको जल्दी से जल्दी नियरेस्ट हॉस्पिटल उसको पहुंचाया जा सके, जहाँ पे एएसवी इंजेक्शन, जो एंटी स्नेक वेनम जो इंजेक्शन होता है वो अवेलेबल हो। ठीक है, उसके बाद में अगर किसी को सांप ने काटा है तो आप कोशिश करिए कि उस सांप का या तो आप उसको आइडेंटिफाई कर लें या फिर उसको कैप्चर कर लें, उसकी फोटो ले लें ताकि डॉक्टर को दिखाने में आसानी हो, ताकि डॉक्टर उसको पहचान सके कि कौन से सांप ने उसको काटा है और उसका इलाज जल्दी से जल्दी उसका सही से ट्रीटमेंट हो सके। ठीक है, अगर नहीं कैप्चर होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करना है कि या तो स्नेक को आप आइडेंटिफाई करें कि कौन सा सांप है या फिर उसको कैप्चर कर ले, उसकी फोटो खींच ले। ठीक है, अगर पकड़ नहीं सकते हैं उसको तो उसकी फोटो खींच सकते हैं। ठीक है, तो इतना आपको करना है। उसके बाद में क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है उनके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि क्या क्या आपको नहीं करना है। डोंट अप्लाई आइस। ठीक है, आइस उसके पास में बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है। कुछ लोग सोचते हैं कि वहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन कम करने के लिए अपन आइस अप्लाई कर सकते हैं, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। डोंट टॉर्निकेट। ठीक है, आपको कपड़े से या फिर किसी टाइट रस्सी से उसको बिल्कुल भी नहीं बांधना है। अगर आप ऐसा करते हो तो जैसे जिस लिम्ब पे वहाँ पे काटा है, जैसे यहाँ पे काटा है, तो वहाँ पे क्या होगा कि जो वहाँ पे जो ब्लिस्टर्स हैं वो ज़्यादा बन जाएंगे। ठीक है, और वहाँ पे नेक्रोसिस, जो टिश्यू डेथ है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ तक कि कई बार तो सीवियरिटी केसेस में आपका जो हाथ या पैर होता है उसको काटना भी पड़ सकता है। तो टॉर्निक उसको बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको टाइट रस्सी या कपड़े से बिल्कुल भी नहीं बांधना है। ठीक है, डोंट कट द वाउंड। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ से कट लगा कर ब्लड का वो फ्लो होने देते हैं ताकि जो वो पॉइजन है वो बाहर निकल जाए, नहीं, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, सीवियरिटी और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। ठीक है, डोंट ट्राई टू सक। ठीक है, कुछ लोग जैसे आप मूवियों में दिखाया जाता है कि जैसे अभी किसी जगह पे सांप ने काट लिया है तो वहाँ पे मुंह से शक करते हैं, मतलब उसको जहर को खींचने की कोशिश करते हैं माउथ से कि उसको खींच के बाहर निकाले, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद में डोंट गिव एनीथिंग टू ईट। ठीक है, उसको मेनली आपको एल्कोहल कैफीन तो बिल्कुल भी नहीं देनी है, उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं देना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप उसको खाने के लिए कुछ दोगे तो उसकी मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होगी, जिससे उसको जो जहर है वो जल्दी से और भी ज़्यादा जल्दी से फैलेगा, तो उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं दे। और जो सबसे जो मेन चीज़ जो ध्यान देने वाली है, डोंट विजिट टू एनी तांत्रिक और एनी मंदिर। किसी भी जगह पे आपको झाड़ फूक के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है, किसी शाणे बोपे के पास आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाना है, किसी तांत्रिक के पास बिल्कुल भी नहीं जाना है, क्योंकि सांप काटने के बाद में जो ये होते हैं, जो ये होते हैं, इनके पास आप देखते हो कि कई बार पेशेंट ठीक हो जाता है। वो ठीक क्या होता है, अगर नॉन वेनेमस जो सांप अगर काट लेता है तो वो उससे कई बार पेशेंट, जो आपको पता है कि जो 30% सांप, 30% से कम प्रजातियां हैं जो कि वेनेमस है, मतलब कि जहरीली है, और 70% जो सांप है नॉन वेनेमस है। ठीक है, तो 70% केसेस में क्या होता है, वो वहाँ पे पेशेंट ठीक हो जाता है क्योंकि उसको वेनेमस सांप ने काटा ही नहीं है, तो वहाँ पे वो डेथ उसकी नहीं होती है। लेकिन अगर वेनेमस सांप ने काटता है तो कई बार आप देखते हो तांत्रिक के पास गए तो भी वहाँ पे मर गया। तो अगर वेनेमस सांप है तो जैसे आप तांत्रिक के पास लेके जाओगे उसको तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा पेशेंट, वो डेथ उसकी हो सकती है, उसके बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसलिए प्लीज़ आप तांत्रिक के पास विजिट ना करें। ठीक है, उसको जल्दी से जल्दी जो नियरेस्ट हॉस्पिटल जो होती है आप वहाँ पे उसको पहुँचाएं। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, तो आप यहाँ पे अपन एक बार इसकी जो स्ट्रक्चर है वो देख लेते हैं कि जो सांप जो काटते हैं जहर कैसे जाता है। ठीक है,
ये जो यहाँ पे देख रहे हो आप वेनम ग्लैंड, ठीक है, जो यहाँ पे जो ये ग्लैंड है, ठीक है, ये जो वेनम की ग्लैंड है जहर की, अब जैसे ही सांप जो इन दोनों टीथ्स को जैसे पंच करता है तो उसी के साथ में ये एक्टिवेट होकर के ये जहर इनके टीथ के थ्रू जाकर के और बॉडी में चला जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जब सांप किसी को काटता है तो जो जहर है वो उसकी बॉडी में एंटर कर जाता है, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया। उसके बाद में देखते हैं कि जो सांप के जो टाइप होते हैं, ठीक है, जो सिम्टम्स जो अपने को, जैसे किसी वेनमस सांप ने काट लिया है, मान लो किसी जहरीले सांप ने काट लिया है, तो उसके बाद में व्यक्ति में दो तरीके के लक्षण दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। दो टाइप के लक्षण होते हैं। पहला होता है पैरालाइटिक टाइप, जिसको न्यूरोटॉक्सिक टाइप भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा होता है हीमोलाइटिक टाइप। पैरालाइटिक टाइप में क्या क्या सिम्टम्स आपने को देखने को मिलते हैं? पहला है प्टोसिस। प्टोसिस मतलब कि जो आईलिड्स होती हैं, ड्रूपिंग आईलिड्स, उसकी आंखें बंद होने की कोशिश करते हैं, उसको ब्लड विजन धुंधला धुंधला दिखाई देने लगता है, ठीक है। ये सिम्टम्स अगर उसमें है तो वो पैरालाइटिक टाइप का है। दूसरा है डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, ठीक है, डिस्फेजिया जिसको बोलते हैं, उसको कुछ भी जैसे सलाइवा भी है मुंह में तो उसको भी निकलने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी, उसको सांस लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और डिजीनेस एंड कंफ्यूजन उसके क्रिएट हो जाता है। ये होता है अगर किसी ने वेनमस ने काटा है और ये अगर उसके अंदर सिम्टम्स दिख रहे हैं तो वो क्या है, न्यूरोटॉक्सिक टाइप का है, पैरालाइटिक टाइप का जो सिम्टम्स है, पैरालाइटिक टाइप का जो सांप है वैसा है, ठीक है। उसके बाद में दूसरा होता है हीमोलाइटिक टाइप, ठीक है, जो कि ब्लड से रिलेटेड है। तो उसमें क्या होता है, जहां पे उसने काटा है वहां पे लोकली पेन, बहुत तेज शार्प पेन होता है और स्वेलिंग आ जाती है, वहां पे सूजन आ जाता है, ठीक है। सेकंड नंबर पे ब्लस्टरिंग, वहां पे फपोले टाइप में हो जाते हैं। नेक्रोसिस, वहां की जो टिश्यूज होते हैं वो ब्लैकिश पड़ जाते हैं, वहां पे टिश्यू डेथ होने लगती है, ठीक है। उसके बाद में हीमोरेज कंडीशन, ठीक है, जो गम्स जो होते हैं, ठीक है, और जो नाक जो कान होते हैं, ठीक है, माउथ जो होता है, इनसे कई बार क्या होता है ब्लड भी आने की संभावना रहती है, तो ब्लड भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद में हिमेट्यूरिया, ठीक है, यूरिन के अंदर ब्लड आना, ठीक है, ये भी एक सिम्टम हो सकता है। उसके बाद में ब्लड क्लोटिंग, ठीक है, जो ब्लड का जो क्लोटिंग होती है बॉडी के अंदर, जो क्या होता है जैसे वेनम जाएगा तो अंदर क्या होती है ब्लड की क्लोटिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद में ऑर्गन फेलियर, ठीक है, अगर प्रॉब्लम हो रही है, ज्यादा क्लोटिंग हो रही है, तो जैसे ऑर्गन्स के पास में क्या होता है कि वो ऑक्सीजन नहीं जा पाती है, तो सीवियर केस में जो ऑर्गन होता है वो फेलियर का सामना करना पड़ सकता है, जैसे किडनी फेलियर हो गया, ठीक है। तो ऐसे टाइप में ऑर्गन फेलियर का भी सामना करना पड़ सकता है। तो ये टू टाइप के सिम्टम्स होते हैं, पैरालाइटिक और हीमोलाइटिक सिम्टम्स, ठीक है। तो अब दोनों सिम्टम्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपन ट्रीटमेंट देखने वाले हैं कि अगर पैरालाइटिक सिम्टम्स हैं तो उसको क्या ट्रीटमेंट देंगे, और अगर हीमोलाइटिक सिम्टम्स हैं पेशेंट में तो उसको अपन क्या ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि अगर किसी पेशेंट को जैसे वेनमस सांप ने नहीं काटा, उसको अपने को कोई भी पॉइजन के जैसे पैरालाइटिक भी नहीं है और हीमोलाइटिक भी किसी प्रकार का साइन अपने को देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो अपन सबसे पहले उसको टिटनेस का इंजेक्शन लगाएंगे, ठीक है, वो IM रूट के थ्रू उसको टीटी का इंजेक्शन लगाया जाता है इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, इम्यूनाइजेशन के लिए। उसके बाद में टैप काम्पोज जो डाइजिपाम की टैबलेट होती है, ठीक है, वो उसको एक टैबलेट हैंड टू हैंड दी जाती है ताकि वो एंजाइटी, उसको टेंशन ना हो, पैनिक ना हो, पेशेंट चिंतित ना हो, ताकि वो उसका जो दिमाग है वो बिल्कुल शांत रहे, ठीक है। उसके बाद में थर्ड नंबर पे है टैबलेट, जो डिस्प्रिन जो होती है, जो पेन किलर के रूप में काम में लिया जाता है, कि उसको जो लोकली जो पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, उसको खत्म करने के लिए हैंड टू हैंड एक डिस्प्रिन की टैबलेट दी जाती है, ठीक है। उसके बाद में ऑब्जर्व फॉर द 6 आवर्स फॉर 4 सिम्टम्स ऑफ पॉइजनिंग, ठीक है। अब उसके बाद में जैसे अपन ने ट्रीटमेंट दे दिया, उसके बाद में पेशेंट को 6 घंटे तक हॉस्पिटल में ही रखा जाता है, उसको ऑब्जर्व किया जाता है कि कहीं उसको पॉइजनिंग के जो 4 साइन होते हैं मेनली वो दिख तो नहीं रहे हैं, जिसमें है प्टोसिस, जो मैंने आईलिड जो बताया, आईलिड आंखें बंद होने लगती है, ठीक है, स्वेलिंग, लोकल स्वेलिंग आ जाएगी, डिस्फेजिया निकलने में प्रॉब्लम, ठीक है, स्वेलिंग में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। उसके बाद में रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी, सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी। अगर इन में से कोई भी लक्षण दिखता है तो फिर उसको पॉइजनस के हिसाब से ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगर नहीं है तो फिर उसको इतना ट्रीटमेंट देकर के 6 घंटे तक उसको ऑब्जर्व किया जाता है और पेशेंट को सिम्टमिक ट्रीटमेंट देकर के फिर उसको मतलब कि रिलीफ कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद में अब आते हैं कि जो अगर किसी को पॉइजनस सिम्टम्स ने, मतलब कि पॉइजनस सांप ने अगर काटा है, ठीक है, जो वेनमस सांप ने अगर उसको काटा है, पॉइजन उसके बॉडी में फैल गया है, तो अगर यहाँ पे अपन सबसे पहले देखते हैं कि जो इंजेक्शन जो यूज करते हैं वो इंजेक्शन होता है ASV, ठीक है, एंटी स्नेक वेनम, ठीक है। अब ये जो इंजेक्शन होता है वो एक तरीके से वैक्सीन होती है, ठीक है। इसके अंदर जो एंटीबॉडी जो होती हैं वो काम करती है। जैसे इसके अंदर जो पॉलीवेलेंट टाइप का होता है, पॉलीवेलेंट टाइप के जो वैक्सीन होती है उसके अंदर 4 टाइप के सांप के जो एंटीबॉडीज होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं, ठीक है।
तो उसके बाद में अपन देखते हैं कि इसके अंदर जो ASV जो पॉलीवेलेंट होता है उसके अंदर कोबरा, ठीक है, कोबरा की जो एंटीबॉडी 0.6 mg उसमें प्रेजेंट होती है, ठीक है। कॉमन करैत जो हिंदुस्तानी करैत जिसको बोलते हैं, ठीक है, जिसके अंदर जो ब्लैक सांप होता है व्हाइट व्हाइट से उसके ऊपर लाइन होती है, उसका जो उसकी जो एंटीबॉडीज होती है वो 0.45 mg, ठीक है। और जो वाइपर की जो दो कैटेगरीज होती है उनमें एक तो 0.6 mg, ठीक है, रसल्स वाइपर, और सो स्केल्ड वाइपर की 0.45 mg का ये कॉम्पोजिशन उसके अंदर प्रेजेंट होता है जो पॉलीवेलेंट जो वैक्सीन जो होती है उसके अंदर की। उसके अंदर जैसे अपने को कभी पता नहीं लगता है ना कि किस सांप ने काटा है, ठीक है, अगर पता नहीं लगता है, कैप्चर नहीं कर पाते, तो उस केस में जो पॉलीवेलेंट वैक्सीन है उसका यूज किया जाता है, ताकि जो मेनली जो सांप होते हैं वेनेमस वो इसी 4 टाइप के होते हैं, ठीक है। तो जैसे किसी भी पॉइजनस सांप ने काटा होगा तो वो फिर वो जिस सांप ने काटा उसकी एंटीबॉडीज उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर देती है। अगर अपने को पता है कि किस सांप ने काटा है तो फिर उसको जो पर्टिकुलर जैसे कोबरा ने काटा है तो कोबरा का जो एंटीवेनिन दिया जाता है, ठीक है। और जैसे करेत ने काटा है तो फिर उसकी वैक्सीन दी जाती है। अगर अपने को फोटो है अपने पास, आइडेंटिफाई कर लिया कि किस सांप ने काटा है तो फिर उसको पर्टिकुलर उसी सांप की जो एंटीबॉडीज होती है, जो वैक्सीन होती है वो लगाई जाती है, ठीक है। तो ये हो गई टाइप्स ऑफ ASV, ठीक है, जो एंटी स्नेक वेनम के जो वैक्सीन होती है उसके टाइप्स, ठीक है। उसके बाद में अगर पेशेंट में पैरालाइटिक सिम्टम्स अपने को देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, तो पैरालाइटिक सिम्टम्स अपने को देखने को मिल रहे हैं तो सबसे पहले पेशेंट को जैसे हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद में क्या किया जाता है, उसकी वाउंड क्लीनिंग वगैरह नॉर्मली ये सब चीजें है, लेकिन उसको सबसे पहले इंजेक्शन ASV एंटी स्नेक वेनम का टेस्ट डोज, ठीक है, 0.5 ml उसको IV रूट के थ्रू दिया जाता है और 2 से 3 मिनट वेट किया जाता है किसी मतलब एडवर्स रिएक्शन के लिए, एलर्जिक रिएक्शन, अर्टिकेरिया वगैरह के लिए, ठीक है। उसके बाद में उसको हैंड टू हैंड ASV की जो 6 एम्प्यूल्स को, ठीक है, जो इसके अंदर पाउडर फॉर्म में होता है और 10 ml डिस्टिल वाटर होता है, उसको डिसोल्व करके इस प्रकार के 60 ml टोटल ASV लेकर के उसको 100 ml NS में डिसोल्व किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद में पेशेंट को लगाया जाता है, ठीक है, IV रूट के थ्रू पेशेंट को ये लगाया जाता है। अब उसके अंदर डोज क्या होगी कि जो ASV का जो एंटी स्नेक वेनम की जो डोज है वो 1 से 2 ml पर मिनट पेशेंट के अंदर वो जानी चाहिए। तो मतलब अगर अपन 6 एम्प्यूल 100 ml NS के अंदर जा रहे हैं, अपने डिसोल्व कर दिए, तो लगभग 45 मिनट्स के अंदर वो कंप्लीटली चढ़ जानी चाहिए। इस स्पीड से अपने को उसको चढ़ानी है पेशेंट को, ठीक है। स्लोली स्लोली ASV इंजेक्शन उसके बॉडी में जाना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद में क्या करते हैं, उसके बाद में इंजेक्शन ASV 1 ml लोकली, ठीक है, जिस जगह पे अगर सांप ने काटा है, ठीक है, जिस जगह पे जैसे लिम्ब है या हाथ है, तो जिस जगह पे काटा है वहां पे जो उसके जो जहर को जो खत्म करने के लिए वहां पे लोकली ASV का 1 ml जो क्या करते हैं लोकली उसको इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है। मस्कुलर में वो इंजेक्शन दिया जाता है जहां पे सांप ने काटा है, ताकि वहां पे जो सिम्टम्स होते हैं वो रिवर्स इजिली वहां से जो वेनम का जो असर है, पॉइजन का जो असर है वो बिल्कुल खत्म हो सके। तो लोकली भी 1 ml का इंजेक्शन दिया जाता है। उसके बाद में क्या करते हैं, उसके बाद में जो पैरालाइटिक सिम्टम्स जो है डिस्फेजिया वगैरह, रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम वगैरह हो रही है, ठीक है, तो उसको खत्म करने के लिए उसको नियोस्टिग्मिन का इंजेक्शन दिया जाता है। उसके लिए कम से कम लगभग 4 एम्प्यूल उसको IV स्लो रूट से दी जाती है। उसके बाद में प्रोसीडिंग नियोस्टिग्मिन देने के बाद में उसको एट्रोपिन का इंजेक्शन 2 एम्प्यूल उसको दी जाती है, क्योंकि नियोस्टिग्मिन की वजह से जो सलाइवेशन की प्रॉब्लम जो होती है उसको खत्म करने के लिए एट्रोपिन की 2 एम्प्यूल उसको IV रूट के थ्रू स्लोली दी जाती है। तो पैरालाइटिक सिम्टम्स अगर अपने को दिख रहे हैं तो ये जो ट्रीटमेंट है वो पेशेंट को दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद में जो थ्रोट में अगर उसको जो निकलने में प्रॉब्लम आ रही है तो उसको थ्रोट सेक्शन दिया जाता है, ठीक है। थ्रोट सेक्शन जो प्रोसीजर होता है वो फॉलो किया जाता है। उसके बाद में अगर उसको रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आ रही है, ज्यादा ही प्रॉब्लम आ रही है, तो एम्बू बैग की वजह से या फिर वेंटिलेशन के थ्रू उसको जो है वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाई जाती है, रेस्पिरेशन उसको दिया जाता है, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन पेशेंट को दिया जाता है तब तक कि उसके जो वो इजीली मतलब कि जो वो डिस्फेजिया वाली प्रॉब्लम और जो रेस्पिरेशन वाली प्रॉब्लम है वो रिवर्स होना स्टार्ट नहीं हो जाए, तब तक ये किया जाता है। और तब तक ही उसको क्या होता है, ASV जो एंटी स्नेक वेनम जो वैक्सीन होती है वो लगाई जाती है। जैसे अपन ने ये 6 एम्प्यूल पेशेंट को लगा दी, तो ठीक है, जैसे अपन ने अभी उसको 1 बजे लगाई है, ठीक है, तो 1 बजे लगाने के बाद में वो 1:45 पर वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो अपने को 2 बजे तक वेट करना है, ठीक है, 2 बजे तक वेट करना है कि उसके जो सिम्टम्स हो रहे हैं वो रिवर्स होना स्टार्ट हो गए या नहीं हुए हैं, ठीक है। अगर रिवर्स होना स्टार्ट नहीं हुए हैं तो फिर उसको लोडिंग डोज दी जाती है, ठीक है। ASV की जो वैक्सीन है वो उसको हर 15 मिनट में 1 वायल उसको दी जाती है, तब तक दी जाती है जब तक कि जो उसके साइन होते हैं वो रिवर्स होना स्टार्ट नहीं हो जाते, ठीक है। उसके बाद में क्या करते हैं कि जो अगर उसको जो
रेस्पिरेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है पेशेंट को, तो 10 से 25 एएसवी की जो एम्प्यूल्स होती हैं वो भी रिक्वायर हो सकती हैं, मतलब इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। यहाँ तक कि 25-25 एम्प्यूल पेशेंट को लगाई जा सकती है, तो उसके रेस्पिरेशन प्रॉब्लम अगर ज़्यादा हो रही है तो। अब यहाँ पे अपन पर्टिकुलर तीनों प्रॉब्लम्स को देखते हैं कि आखिर तीनों प्रॉब्लम्स अगर उसको हो गई है तो किसमें कितनी वायल्स की अपने को जरूरत पड़ सकती है। जो लोडिंग डोज ऑफ एएसवी होती है उसके अंदर अपन देखते हैं। तो सबसे पहले अगर उसको केवल प्रोसिस की प्रॉब्लम है, मतलब कि ड्रूपिंग आईलिड की वगैरह उसको प्रॉब्लम है, तो 3 से 5 वायल उसको स्टेट कंटिन्यूसली दी जाती है। 30 से 45 मिनट के अंदर अंदर उसको चढ़ा दी जाती है एनएस में डिसोल्व करके, ठीक है। और उसके बाद में हर 15 मिनट में उसको एक वायल दी जाती है, तब तक कि उसके जो प्रोसेस वाली प्रॉब्लम है वो रिवर्स ना हो जाए, ठीक है। उसके बाद में अगर पेशेंट को डिस्फेजिया है, ठीक है, या फिर डिस्फेजिया विद प्रोसिस है, तो उसको 8 से 10 वायल क्या होते हैं, स्टेट दी जाती हैं, ठीक है। और वो जो 8 से 10 वायल है वो 60 से 70 मिनट के अंदर अंदर पेशेंट को आईवी रूट के द्वारा एनएस में डिसोल्व करके दे दी जाती है। और उसके बाद में हर 15 मिनट में क्या होती है, एक वायल ऑफ एएसवी दी जाती है, जब तक कि उसको डिस्फेजिया वाली प्रॉब्लम रिवर्स होना स्टार्ट नहीं हो जाए। पेशेंट जो स्वेलिंग वाली जो मतलब कि जो निकलने में प्रॉब्लम हो रही थी वो बंद होना स्टार्ट नहीं हो जाए, तब तक उसको ये एएसवी जो इंजेक्शन है वो दिया जाता है। उसके बाद में अगर डिफिकल्टी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, और जो रेस्पिरेशन अरेस्ट उसको हो गया है, तो 12 से 15 वायल उसको स्टेट दी जाती है, ठीक है। हैंड टू हैंड उसको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो 12 से 15 वायल जो होती है एनएस में डिसोल्व करके उसको दी जाती है। उसके बाद में हर 15 मिनट में एक वायल दी जाती है, जब तक कि उसका रेस्पिरेशन स्टार्ट नहीं हो जाता। और इसी के साथ में उसको जो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन है वो सब दिया जाता है। डिस्फेजिया में हमने बताया कि थ्रोट सेक्शन वाली प्रोसेस है वो की जाती है। तो ये हो गई पैरालाइटिक साइन, अगर किसी पेशेंट में अपने को दिख रहे हैं तो उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। उसके बाद में अगर हीमोलाइटिक अगर साइन अपने को दिख रहे हैं, जैसे लोकल स्वेलिंग वगैरह हो गई है, ठीक है, तो उस केस में अपने को क्या करना है, इंजेक्शन एएसवी का अपने को जैसे टेस्ट डोज तो उसको 0.5 ml उसको देनी होती है आईवी, और 2-3 मिनट तक वेट करना होता है, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है पेशेंट को तो उसके बाद में एएसवी की जो 6 वायल है एनएस 100 ml में डिसोल्व करके 45 मिनट के अंदर अंदर उसको चढ़ा दी जाती हैं, जब तक कि उसके जो साइन होते हैं वो रिवर्स होना स्टार्ट नहीं हो जाए। सिम्टम्स होते हैं, स्वेलिंग होती है, वो रुक करके और रिवर्स होना स्टार्ट नहीं हो जाए, तब तक कि अगर स्वेलिंग बढ़ती जा रही है तो उसको लोडिंग डोज कंटिन्यूअसली दी जाती है, ठीक है। उसके बाद में जो इंजेक्शन जो एएसवी होता है वो उसको 1 ml लोकली दिया जाता है, जहां पे बाइट किया है सांप ने, ठीक है, जो स्नेक ने जहां पे बाइट किया वहां पे 1 ml एएसवी इंजेक्शन है उसको लोकली इंजेक्ट किया जाता है, तो जो कि वहां पे जो वेनम जो प्रेजेंट है उसके जो इफेक्ट को खत्म किया जा सके, उसको जो न्यूट्रलाइज किया जा सके, ठीक है। उसके बाद में जो जहां पे जो घाव हो रखा है, ठीक है, जो वहां पे जो स्वेलिंग हो रखी है, ठीक है, जो टिश्यू नेक्रोसिस की जो प्रॉब्लम हो सकती है वहां पे, ठीक है, जो सेल डेथ जिसको अपन बोलते हैं, उसको रोकने के लिए वहां पे थ्रोम्बोफोब ऑइंटमेंट को लगाया जाता है, ठीक है। उसके जो लिम्ब को एलिवेट करके थोड़ा ऊपर उठा करके और थ्रोम्बोफोब ऑइंटमेंट अप्लाई किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में उसकी स्किन को कंटिन्यूअसली 6 घंटे तक या हर 6 घंटे में देखना होता है कि अगर स्वेलिंग कहीं बढ़ तो नहीं रही है, स्किन का कलर जो ब्लूइश ब्लैक ज्यादा तो नहीं हो रहा है, ठीक है, लिम्ब में जो जहां पे जो स्वेलिंग का जो एरिया है वो इंक्रीज तो नहीं हो रहा है, ठीक है, जो साइन होते हैं वो रिवर्स नहीं हो जाते, तब तक उसको एंटी स्नेक वेनम की जो लोडिंग डोज होती है जो मैंने बताया हर 15 मिनट में एक वायल उसको दे दी जाती है, जब तक कि उसके साइन रिवर्स होना स्टार्ट नहीं हो जाते, ठीक है। उसके बाद में अगर हीमोलाइटिक में अगर उसको एडेमा मतलब जो स्वेलिंग है वो बहुत ज़्यादा सीवियर हो गई है, ठीक है, स्किन अगर ब्लूइश ब्लैक हो गई है, ठीक है, सर्कुलेशन वहाँ पे प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ पे फेशियोटोमी परफॉर्म की जाती है। जो हाथ अगर पैर में अगर कहीं पे भी काटा है तो लिम्ब को बचाने के लिए फेशियोटोमी परफॉर्म की जाती है। अब फेशियोटोमी क्या होती है कि अपन इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि जो यहाँ पे ग्रुप ऑफ जो यहाँ पे जैसे अपन ने काटा है तो लोकली जो टिश्यूज अगर अपन की जो डेथ हो चुकी है उनको इंसिजन करके और रिमूव कर दिया जाता है, ताकि उसके लिम्ब को और ज़्यादा बचाया जा सके, वहाँ से जो प्रॉब्लम हो रही है नेक्रोसिस वगैरह उसको फैलने से बचाया जा सके, और उसके हाथ पैर के जो पेशेंट है पेशेंट के हाथ पैर को बचाया जा सके। उसके बाद में अपने को क्या देखना होता है कि अगर पेशेंट में जो सिम्टम्स जो होते हैं, अगर उसका यूरिन आउटपुट रिड्यूस हो गया, मतलब यूरिन आउटपुट नहीं हो रहा है पेशेंट को, तो उसके लिए पेशेंट को आईवी रूट के थ्रू मैनिटोल 300 ml लगाया जाता है, और जो लेसिक्स जो इंजेक्शन होता है उसकी 2 एम्प्यूल आईवी उसको स्लोली दी जाती है। इंजेक्शन डेक्सोना का 2 ml के जो वायल होती है वो उसको आईवी रूट के थ्रू दी जाती है, जो 2 ml की जो एम्प्यूल होती है वो उसको आईवी रूट के थ्रू दिया जाता है इंजेक्शन, ठीक है।
और अगर फिर भी पेशेंट को रिलीफ नहीं मिलता है तो डायलिसिस किया जाता है। अगर रीनल फेलियर की कंडीशन है तो उसमें डायलिसिस परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में जो सेकंड नंबर की जो कंडीशन है उसमें अगर जो ब्लीडिंग जो मैंने बताया, जो हिमोरेज की कंडीशन है कि जो गम से, माउथ से, नाक से, ठीक है, अगर ब्लीडिंग बह रही है कंटिन्यूसली, ठीक है, तो अगर ब्लड लॉस हो गया है ज्यादा तो उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, ब्लड उसको चढ़ाया जाता है, ठीक है। और इंजेक्शन हिफेरिन उसको दिया जाता है अगर उसकी जो ब्लीडिंग जो हो रही है, जो मतलब कि जो माउथ से और अगर ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो उसको इंजेक्शन हिपेरिन दिया जाता है ताकि जो ब्लड के जो हिमोरेज कंडीशन है, जो खून जो बह रहा है, जो ब्लीडिंग हो रही है कंटिन्यूसली, उसको रोका जा सके, ठीक है। तो ये अगर उसको हिमोलाइटिक प्रॉब्लम है तो ये इस प्रकार से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको जो वीडियो है काफी अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है क्योंकि इसमें जो इसकी जो प्रोसेस है, जो मैनेजमेंट का प्रोसेस है, वो काफी लंबा होता है, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, और लिंक में डिस्क्रिप्शन में हमने जो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दी है, वहां पे आप ज्वाइन होकर के कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।